जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो है डेली वाइज पे जो सेट प्रैक्टिस चलती है। डेली वाइज पे 2 सेट प्रैक्टिस चलती है, आपको पता ही होगा। सुबह में 7 बजे और शाम में दोस्तों 6 बजे करीब में चलती है। ठीक है, एक दिन में दोस्तों 2 सेट प्रैक्टिस चलती है। अति महत्वपूर्ण यह सेट प्रैक्टिस है और इस बुक का इंट्रोड्यूस कराने की अब जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि आप लोग यदि डेली वाइज पे करते होंगे तो आपको पता होगा। टोटल इसमें 25 सेट प्रैक्टिस है। ठीक है, रुकमणी पब्लिकेशन का। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो सेट नंबर कौन सी है तो आप बता देंगे। टेस्ट सीरीज नंबर 5वां है। इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और अपना स्कोर क्या रहता है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखिए, टेस्ट सीरीज फॉर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम सेट नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। क्या है पहला क्वेश्चन इसमें? देखिए, पहला क्वेश्चन बनना है निम्नलिखित में से गलत कथन को हमें पहचानना। तो आइए हम लोग गलत को देखते हैं क्या है इसमें। कह रहा है पहला क्या कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक जो है उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है। क्या उत्तर और दक्षिण दिशा को इंगित करता है? दूसरा देखते हैं, हमें गलत पहचान करना है। ये तो बात सही है, उत्तर और दक्षिण को ही बताता है। अगला देखिए, कई क्षेत्र जो रेखाएं हैं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। जब यहाँ पे आप खुद देखो कि नॉर्थ एंड साउथ पोल बनाओगे तो इस दोनों के बीच क्या कभी ऐसा होता है कि ये दोनों कभी ऐसे करते हैं, जैसे ये आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये आ रहा है, ठीक, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे काटती हैं, कभी भी ऐसे ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा गलत आया गया अभी तक। अगला देखिए, कह रहा है कि किसी छड़ के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा जो है उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। बात सही है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से ही निकलती है। कह रहा है किसी छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। बात तो ये भी सही है, यानी करेक्ट आंसर क्या बन गया आपका? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बताइएगा, वो गलत है। देखिए, कह रहा है व्यतिकरण घटना हो सकती है। किसमें हो सकती है व्यतिकरण घटना? तो बता देंगे सभी तरंगों में व्यतिकरण की घटना हो सकती है। आंसर ये बताइएगा। अगला देखिए, कह रहा है यदि किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग जो है से घुमाए घूमते हुए कोणीय वेग से घूमते किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण कोणीय त्वरण और बल आघूर्ण क्रमशः जो है क्या है? एल है, अल्फा है और हाफ पाई है। तब क्या होगा? तब क्या होगा दोस्तों? तो आप देखेंगे यहाँ पे बल आघूर्ण बराबर होगा बल गुने अक्ष से दूरी, है ना। तो बल बराबर क्या होता है? एम ए, और आघूर्ण की दूरी क्या है? तो आर है। इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो एम इंटू अल्फा इंटू आर लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एम इंटू आर ए स्क्वायर इंटू अल्फा लिखेंगे, यानी क्या होगा? एल अल्फा होगा। तो आप आंसर क्या बताओगे यहाँ पे? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बता दीजिएगा। अगला देखिएगा, कह रहा है एक पिंड जो अचर चाल से गतिमान है, इसमें त्वरण संभव है। किससे संभव है बताइए? तो आप बता देंगे कि वृत्तीय गति में संभव है। करेक्ट आंसर क्या बताइएगा? वृत्तीय गति में यह संभव है। वृत्तीय गति में प्रत्येक बिंदु पर दिशा में परिवर्तन होते रहता है, आपको पता है, क्योंकि यहाँ से ऐसे घुमा तो हर एक दिशा में जो है इसकी परिवर्तन होती है। कह रहा है कोई व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण स्तर के संबंध में पुलिस से कब शिकायत कर सकता है? बताइए कब कर सकता है? तो आप बता देंगे जब परिवेशीय शोर मानक जो है 10 डेसिबल से अधिक हो जाते हैं, तब जो है जाके वो पुलिस में शिकायत कर सकता है। आंसर ए करेक्ट बनेगा आपका। औद्योगिक क्षेत्र में दोस्तों दिन के समय में 75 डेसिबल रहता है और रात में 70 डेसिबल रहता है, और व्यवसायिक क्षेत्र में 65 डेसिबल तक रहता है और रात में 55। और आवासीय में देखिएगा तो आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल रहता है दिन में और रात में 45, और मौन क्षेत्र में 50 डेसिबल दिन में और रात में 40 डेसिबल रहता है। कह रहा है कि तापमान 300 केल्विन है, तो इसे फ़ारेनहाइट में बदलने पर तापमान कितना डिग्री होगा ये हमें बतानी है। तो आइए निकालते हैं हम लोग। आपको पता है कि केल्विन में तापमान जो होता है उसको हम बदलते हैं तो क्या हो जाता है? 273 डिग्री। 273 और प्लस यहाँ पे हम लोग सेल्सियस कर लेंगे तो ये तापमान सेल्सियस में आएगी हमारी। ठीक है, ये मतलब कि 273 और प्लस सेल्सियस को ऐड करेंगे तो हमारी फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगी। तो अब बताओ कि सेल्सियस जैसे हमारा यहाँ पे है, देखेंगे
देखिए यहाँ पे जब सेल्सियस में हमारा दे रखा है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे 300 केल्विन है, इसमें से घटा लेंगे 273, जो भी आया कितना है 27 डिग्री हमारा आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया 27 डिग्री सेल्सियस में आ गया हमारा, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस। अब फॉरेन हाइट में इसको चेंज करते हैं, फॉरेन हाइट में चेंज करिएगा दोस्तों तो 9/5 होता है, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों 9/5 इंटू सेल्सियस, है ना, इंटू सेल्सियस और प्लस 32 होता है, यही फॉर्मूला होता है। बस यहाँ पे रखिए तो 9 इंटू आपको करना होगा 27, क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस वाली है, अपॉन में आ जाएगा 5 और प्लस करना होगा 32, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करिए, कितने हो जाएंगे, आप मल्टीप्लाई इसको कर देंगे दोस्तों, तो 9 से 27 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 7 9 जा 63 और 9 2 जा 18 और 6 कितने हो जाएंगे 24, अपॉन में हो जाएंगे यहाँ पे 5 और प्लस हो जाएगा 32, है ना। अब इसे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसे आप करिए तो आप कहोगे 4 टाइम्स में 4 5 जा 20 और 8 5 जा 40 और 6 और प्लस में हो जाएगा ये 32, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बताइएगा 80.6 डिग्री फॉरेनहाइट। तो आइए देख लेते हैं 80.6 डिग्री फॉरेनहाइट किसका है बताइएगा, तो आप देख रहे होंगे 80.6 डिग्री फॉरेनहाइट ऑप्शन नंबर बी का है करेक्ट आंसर। कह रहा है गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, बताइए क्या करते हैं, तो आंसर बताएंगे गैल्वेनोमीटर में कम प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, आंसर ए बनेगा करेक्ट आंसर। कह रहा है कि स्मॉल जी का एसआई त्वरण, स्मॉल जी की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती है जो कि डैश है, वो क्या है, तो आपको पता है त्वरण की एसआई क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो स्मॉल जी का भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी धनराशि पे 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 8,000 रुपया, उसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से जो है वार्षिक रूप में संयोजित है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी ये हमें बतानी है। तो आइए देख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो जाएगी। देखेंगे यहाँ पे कि धनराशि जो हमारा है प्रिंसिपल इक्वल क्या हो जाएगा ब्याज इंटू 100 अपॉन हो जाएगा टाइम इंटू रेट, टाइम इंटू रेट होगा। चलिए रखिए कितना है 8,000 आपका ऐसा ही है, गुने 100, टाइम कितना है तो आप बोलेंगे कि 8 वर्ष है, रेट कितना है 10 है, काटिए इसको, एक जीरो से एक जीरो, इसे काटिए 8 से, यानी कितने आ गए, तो आप बताइएगा 10,000 आ गए। 10,000 आपका प्रिंसिपल आ गया, जब 10,000 प्रिंसिपल आ गया तो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाल लीजिएगा, बिल्कुल यहाँ से निकाल सकते हैं, कब, जब आपके पास 10% हो तब। तो आइए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, आपके पास प्रिंसिपल आ चुका है, कितना है 10,000। अब देखिए रेट आपके पास दे रखा है कितना है 10%, अपॉन 10 करिएगा, इसको काटिए कितना हो जाएगा 10 और एक ऊपर, यानी कितना हो जाएगा 11/10, कितने 3 सालों के निकालना है, क्यूब कर दीजिए यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो क्यूब करिएगा तो 1331 और नीचे हो जाएगा 1000, ये होगा ना क्यूब करने पे। तो देखिएगा इसे हम लोग मिश्रधन कहते हैं और नीचे वाले को प्रिंसिपल, इस दोनों का डिफरेंस जो हम लोग क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है, तो प्रिंसिपल हमारा 1000 के बराबर 10,000 होगा ना, तो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ये वाली निकालनी है, इस दोनों का डिफरेंस वाला। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 331 का है, बस यहाँ पे करिए, आप कहेंगे कि 10,000 अपॉन 1000 होगा, इंटू कर देंगे हम लोग 331, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करिए, यानी कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 331 और एक जीरो, कितने हमारे पास आ गए चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप बताइएगा 3,310 रुपया जो है इसके चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर 3,310 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज, आंसर ये। चलिए अगला देखिए, सिंप्लीफिकेशन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका मान हमें बताना है। तो सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट का वर्क करेंगे, फिर इस स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे, जो बाद बाकी बचेगा उसे माइनस कर देंगे, तो आंसर कितने आ जाएंगे आपको, सॉल्व करिएगा यहाँ पे। देखिए ये 36 का 36 रह जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 16 नीचे आएगा, 16 से काटिए 4 टाइम्स में, यानी कितने आ गए, तो आपके पास 3 टाइम्स में ये कटेगा, तो 7 3 जा 21 आएगा, ठीक है, माइनस में आपके पास 21। अब देखेंगे यहाँ पे माइनस है, इस दोनों को इंक्लूड करके और ऐड करिए तो कितना आ जाएगा, प्लस में 2 आएगा, क्यों, क्योंकि ये 19 और 3 के तो है 22 और में से 24 घटा दीजिए -2 और माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, कितने आ जाएंगे 38 हो जाएंगे, 38 में से आप 21 को घटा दीजिए, कितने आ जाएंगे 7 और 1, यानी 17, करेक्ट आंसर आप बताइएगा सी राइट आंसर।
कह रहा है एक बल्ब के क्रैमुल और विक्रैमुल का अनुपात दे रखा है 20 और 25 का, तो लाख प्रतिशत आपको बता रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए क्रैमुल और विक्रैमुल, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो हमारे पास रेशियो दे रखा है 20 और 25 का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो अब खुद देखो कि ये 20 है जब हमारा कॉस्ट प्राइस, जब 25 है हमारा सेलिंग प्राइस, तो कितना रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 का, ठीक है। किस पे हो रहा है, तो इस 20 पे, क्योंकि मेरा कॉस्ट प्राइस है इंटू 100 हो रहा है, ठीक है। 20 से काटे 20 बचे, यानी कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, तो 25% का। ऑप्शन क्या बताएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चोर जो है 2 बजे एक कार चुराता है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। चोरी का पता 3 बजे चलता है और कार का मालिक 105 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी कार में जो है चोर का पीछा करने निकल पड़ता है। मालिक कितने बजे जो है चोर को पकड़ लेगा, ये हमें बतानी है। तो कितने बजे पकड़ लेगा, अब देखेंगे कि 1 घंटा में जो है चोर के द्वारा भागी गई दूरी वो कितना है, तो अब बताएंगे 70 किलोमीटर, क्योंकि 70 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, 1 घंटा में 70 किलोमीटर चलेगा। तो अब बताओ 2 बजे चला, 3 बजे वो कितना चल जाएगा, 70 किलोमीटर। अब 3 बजे इनको पता चला, तो 3 बजे से ये 105 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हैं, तो अब 105 में से 70 घटा लो, तो ये कितना आगे चल जाएंगे, 35 किलोमीटर प्रति घंटा जो है मालिक का सापेक्ष चाल चोर की तुलना में समान दिशा में होगा, है ना। तो चोर को पकड़ने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे 70 और बटे 35, यानी काटोगे तो 2 घंटे उसको लगेंगे। तो कार जो है मालिक चोर को पकड़ लेगा कितने बजे, 3 बजे चला, यानी 2 घंटा और लगेगा, मतलब 5 बजे पकड़ लेगा उसको। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ए बनेगा। एक अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 है, तो इसका आयतन कितना होगा ये बताना है हमें। तो अर्धगोले की त्रिज्या जब दे रखी है तो इसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। बस यहाँ पे रख देंगे, अब 2/3 जो है यहाँ पे 2/3 रखेंगे और पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर की वैल्यू 2.1 है, इसको 3 टाइम्स लिख देंगे। चलिए इसे आप डिवाइड कर सकते हैं, अपॉन में 10, इसे अपॉन में 10, इसे भी अपॉन में 10 लिखेंगे। 7 से काटिए 3 टाइम्स में, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और कोई करने वाला है तो काट सकते हैं इसको। अब देखिए हम सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21 में हो जाएगा तो 441, और यहाँ पे हो जाएंगे 44 होंगे, ठीक है, अपॉन में 1000 बच जाएंगे। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे आप, तो आपके पास कितने आ जाएंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे दोस्तों, तो आपके पास आ जाएंगे 994, है ना। आपके पास इतने करेक्ट आंसर बन जाएंगे। तो राइट आंसर आपके क्या आए हैं, 19.4 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएंगे। 19.4 सेंटीमीटर क्यूब कौन सा है, राइट आंसर ऑप्शन डी है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाला बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से किया था, तो कौन से देश की सहायता से किया था। तो ये पहले तो आप जान लो कि बोकारो जो है किस राज्य में है, तो आप बताएंगे झारखंड में है। और किस देश के सहायता से किया था ये, तो आंसर बताइएगा यूएसएसआर, जिसको हम लोग अभी वर्तमान में रूस कहते हैं, है ना। अभी वर्तमान में उसे रूस कहते हैं। 1972 में जो है यूएसएसआर ने मदद किया था। आपको पता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है ना। और इसकी स्थापना जो है ये भी कौन करता है, तो 1955 में करता है दोस्तों, यूएसएसआर ही करता है। इसका भिलाई वाला का भी कौन करता है, यूएसएसआर ही करता है। और राउरकेला जो स्टील प्लांट है जो उड़ीसा में है, वो जर्मनी की सहायता से किया जाता है, राउरकेला वाला, ठीक है। और राउरकेला जो स्टील फैक्ट्री है उसका उद्घाटन होता है 1959 में होता है। दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री का पहला जो है ब्लास्ट फॉर्नेस जो है यह 1959 में चालू होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कह रहा है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हारे थे, कब हारे थे, तो आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन है 1757 को हारे थे। राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पे। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच में हुई थी। यह युद्ध जो है भागीरथी नदी के तट पर जो है नदिया जिले में हुआ था। सिराजुद्दौला के सेनापति जो था मीर जाफर और कौन था, यार लतीफ, राय दुर्लभ आदि जो है विश्वघात करके ये नवाब के साथ दिया था सब। बंगाल विजय के समय जो है अंग्रेज का
भारत विजय अभियान शुरू हो जाता है उस समय से, और प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर की बंगाल का नवाब बना देता है, और युद्ध के बाद नवाब बने मीर जाफर ने कंपनी को 24 परांगण की जो है जमींदारी प्रदान कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कह रहा है कूट भाषा में लिखा गया है, रेनबो को ये लिखा गया, ठीक है। वैसे ही सनशाइन को ये लिखा गया, तो मून लाइट को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे आर का एस लिखा गया है, ठीक है। आर का एस मतलब एक इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है ना, 18 से 19। अब देखेंगे यहाँ से जो है हमारा ए का 1 लिखा गया, 9 का 9 लिखा गया, ठीक है। ये 14 है, 14 के बाद एक 15 लिखा गया, बी का सी लिखा गया, ठीक है। ओ का 15 लिखा गया, डब्ल्यू के बाद मतलब 23 के बाद 24 लिखा गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक एक बढ़ रहा है, एम के बाद एन होना चाहिए, एन सभी में है, ठीक है, एन। उसके बाद देखिएगा ओ जो है हमारे पास क्या है, तो ओ हमारे पास यहाँ पे ए था तो उसका वैल्यू लिखाया था, तो ओ का वैल्यू कितना है 15 है, तो 15 लिख दीजिए। फिर क्या था, उसी का वैल्यू लिख रहा है, फिर आगे इसका 15 लिख दीजिए। कौन है, तो अभी आपको सभी मिल रहे होंगे, एन 15 15 सभी में दिख रहे हैं, ठीक है। अब एन का वैल्यू क्या करना है हमें, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे कि 4th नंबर एन का वैल्यू वो मतलब उसके आगे वाले क्रम में बदलना है, तो एम एन वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए सभी में ओ है अभी तक, ये ऑप्शन नंबर कट रहा है क्योंकि 55 के बाद एम आ गया, ठीक है, डी कट गया आपका। और देखेंगे तो आपके पास अब जो है एल है, एल को हमें क्या करना है दोस्तों, तो एल को जस्ट उसके बाद वाले, तो ये 12 पे आता है, 13 पे क्या आएगा, तो आप बताओगे एम आएगी, ठीक है। एम देखेंगे कौन सा है, तो एम इसमें भी नहीं है, ये भी कट गया आपका, एम इसमें भी नहीं है, ये भी कट गया आपका। तो बस बाद बाकी एक ही बच गया और वो है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर बन गया आपका। आइए हम लोग कथन और निष्कर्ष को देखते हैं। कथन क्या कह रहा है कि सभी भूमि रिक्त है, सभी भूमि क्या है, सभी भूमि रिक्त है, ठीक है, सभी भूमि रिक्त है, कोई भूमि जो है लड़की नहीं, कोई भी भूमि जो है लड़की नहीं है, ठीक है, कोई भी भूमि लड़की नहीं है। देखिए अब निष्कर्ष हमारा कह रहा है सभी रिक्त भूमि है, सभी रिक्त क्या भूमि है, नहीं सभी नहीं, कुछ बोल सकते थे यहाँ पे, सभी लड़कियां रिक्त है, सभी लड़कियां रिक्त है, ये तो होगा ही नहीं, पूरे अलग है ये। तो आंसर क्या बनना है हमारा, आंसर बनना है कि कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है इसमें, आंसर बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी आपका। अगला बताइए, कह रहा है यहाँ पे देखिए कि इसका मतलब अर्थ है कि पी क्यू का भाई है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। ए इंटू बी, ए इंटू बी का मतलब क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ए इंटू बी का मतलब कि ए बी की माँ है, ए जो है क्या है, ए बी की माँ है, बी की माँ, ठीक है। यहाँ पे बी हम बनाते हैं, बी की माँ है, ठीक है, ए जो है बी की माँ है, ओके। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है कि बी जो है सी का पिता है, बी क्या है, सी का पिता है। चलिए यहाँ पे सी का पिता है, ठीक है, तो बी जो है सी का पिता है, ठीक है, बी जो है सी का पिता है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का मतलब, माइनस का मतलब है कि सी जो है, सी जो है डी की बहन है, सी जो है डी की बहन है, डी की बहन है, ठीक है, डी की बहन है, ठीक। अब नेक्स्ट यहाँ पे प्लस वाले देखेंगे, तो प्लस में कह रहा है क्या कि डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, ठीक। अब माइनस का क्या है, तो माइनस का देखेंगे तो ई एफ की बहन है, ई जो है एफ की बहन है, ठीक। देखेंगे तो मतलब कि ये बी की संतान ये सभी है, कौन कौन, सी डी ई एफ, ठीक है। ए का ई से क्या संबंध है आपको बताना है, ई का ए से क्या संबंध है। तो देखिए इनको जब ये पिताजी कहेंगे तो पिताजी के माँ को क्या बोलेंगे, दादी बोलेंगे, तो आंसर क्या बोलेंगे, पिता की माँ, करेक्ट आंसर ये बनेगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यहाँ पे हमने विकल्प दे रखा है, जैसे पेंगुइन चूजा बत्तख, तो क्या बनेगा, देखिए पेंगुइन चूजा बत्तख तो बनेगा यहाँ पे बत्तख साव, क्या बनेगा यहाँ पे, बत्तख साव बनेगा, करेक्ट आंसर डी राइट आंसर होगा। अब देखिएगा यहाँ पे दिए गए विकल्प में हमें श्रृंखला को लुप्त संख्या का चयन करना है, 5 से 37 70 104, तो आगे यहाँ पे क्या आएगी, उसके बाद 175। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि 5 से 37 मतलब कितना इंक्रीज करा, 32 बढ़ा, फिर यहाँ पे कितना 33 बढ़ा, फिर 34 बढ़ा, तो यहाँ पे 35 है तो बढ़ेगा, 35 बढ़ाइए 139 पाइए, आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि थर्मामीटर में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है, थर्मामीटर में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है,
तो आप बताएंगे इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि यह तापमान के साथ आयतन में जो है रैखिक भिन्नता दिखाता है, इसलिए। करेक्ट आंसर बी बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंग के संयोग से निर्मित नहीं हुआ है, वो कौन सा है? तो बताइएगा। आप देखेंगे यहाँ पे कि लाल, हरा, नीला, ये तीन तो आपको पता है कि प्राथमिक कलर है। मैजेंटा जो है आपका क्या है? द्वितीयक रंग है दोस्तों। मैजेंटा क्या है? ये द्वितीयक रंग है, सफेद और हरा से मिलकर बनता है। ठीक है, हमें दो प्राथमिक रंगों के संयोग से निर्मित नहीं हुआ बताना है। तो ये तो है लाल, हरा, नीला, हम लोग पहले ही बता दिए कि प्राथमिक रंग है लाल, हरा, नीला। तो नीला यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये हमारा आंसर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्राथमिक रंग है और ये बोल रहा है कि दो प्राथमिक रंगों के संयोग से निर्मित नहीं है, ये तो खुद प्राथमिक है, तो ये दो से कहाँ से संयोग से बनेगा? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा हमारा। अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है? तो आप आंसर बताएंगे प्रकाशीय संघनता के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। आंसर बी बताइएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है अपरूप नहीं है? कौन सा है बताइए जो युग्म का अपरूप नहीं है? तो आंसर बताएंगे वह जो है हाइड्रोजन तथा ड्यूटेरियम। करेक्ट आंसर बी बनेगा। हाइड्रोजन तथा ड्यूटेरियम जो है ये अपरूप नहीं है। अगला देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त है? तो आंसर बताइए, क्या बताइएगा? कितने हैं? आंसर बताएंगे। राइट आंसर बी, समूह है यहाँ पे 18 और आवर्तों की संख्या कितने हैं? तो आप बताएंगे 7 है। नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बताना आपको। कौन सा कथन सही है बताइए। तो आप देख रहे हैं क्या यहाँ पे कि यह जो है जीन का अपचयन हो रहा है, यहाँ पे जेडेन, यहाँ पे देख रहे हैं ना, जेडेन का अपचयन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आंसर क्या बना हमारा? ऑप्शन नंबर ए बना, 1 और 2 दोनों। कह रहा है कि सहसंयोजकता में क्या होता है? सहसंयोजकता में क्या होता है? तो आप बता देंगे क्या? दोनों परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। दोनों परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। आंसर बी करेक्ट होगा। अगला है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है? तो आंसर बताएंगे एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में किया जाता है। आंसर सी बताइएगा। कह रहा 3 संख्याएं 3, 9 और 11 के रेशियो में है, तो इनका महत्तम समापवर्तक 29 है। तो ये तीनों संख्याएं हमें ज्ञात करके बतानी है कि क्या होगी। तो हमें निकालना है 3, 9 और 11 का। ठीक है ना, 3, 9, 11 का हम HCF x मान लेते हैं, सभी में x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमने HCF x ले रखा। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या x की वैल्यू हम यहाँ पे 29 दे रखे हैं। ठीक, तब यहाँ पे आप करेंगे कि 3x इक्वल आप लिखेंगे 3 इंटू 29। ठीक, 3 इंटू 29 आप लिखे। ये 29 कहाँ से आ गया? तो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों महत्तम समापवर्तक, जिसको मैंने x माना। x इक्वल कितना? 29। ठीक है, तो 29 को अब 3 से मल्टीप्लाई करिए, इस वाले 3 से, तो कितने आ जाएंगे आपके पास? 87। 87 से एक ही वाला दिख रहा है, यही कंफर्म होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 87 आएगा। फिर 9 में 29 से करिए तो आपके पास इतने आएंगे, और 11 में 29 से करिए तो इतने आएंगे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा आपका। अगला है कि 3 संख्या ए बी सी क्रमशः 5, 4 और 3 के अनुपात में है। यदि सी ए और बी का योग से 18 कम है तो बी का मान हमें कितना होगा, ये बतानी होगी। तो हम मान लेते 3 संख्या ए बी सी है, क्रमशः 5x, 4x और 3x है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग बना देते हैं। 5, 4, 3 है तो कितने हो जाएंगे? 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12 x हो जाएंगे। 12 यहाँ पे जो है हमारा 3, 5, 4, 9 और 3 इसमें घटेगा, 9 में से 3 घटेगा तो 6 x हो जाएंगे। इक्वल कितने हो जा रहे हैं? 18 हो जा रहे हैं। ठीक है, यानी x की वैल्यू आप बता दोगे 3 आ जा रही है। तो b का मान कितना है? b का है 4, तो आप लिखोगे 3 गुने 4 यानी 12 आ जाएंगे b का वैल्यू। तो आइए देखते हैं 12 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। राइट आंसर बी बताइएगा। कह रहा है कि अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त होता है, राजू को वरुण से 30% कम अंक प्राप्त होता है, तो राजू को 140 अंक प्राप्त हुआ, तो अरुण को कितना अंक प्राप्त हुआ है ये हमें बताना है। तो राजू को प्राप्त अंक कितना है? आप बताएंगे 140 है। यह किसका है? तो राजू का है। ठीक है, राजू को 140 प्राप्त होता है, तो वरुण को प्राप्त कितना होगा? तो वरुण का आप बताएंगे, वरुण को प्राप्त होता है कितना?
तो 140/70 होगा गुने 100, ठीक है। इसका आधा करोगे यानी 200 आ जाएगा ये, ठीक है। वरुण का, अब देखिएगा अरुण का, तो अरुण का आप निकालिएगा तो 200 गुने 80/100 होगा। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काटिए तो ये कितना हो जाएगा 160 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या अरुण का निकल गया 160 और वरुण का निकल गया 200 निकल गया, ठीक है। तो हमें पूछा क्या गया है कि बताना है तो अरुण कितने, अरुण अरुण ही को तो हमने निकाला 160, यानी आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 व्यक्तियों का औसत आय जो है 550 और अन्य 15 व्यक्तियों की औसत आय जो है 450, तो पूरे समूह की औसत आय हमें बतानी है कितना होगा। तो देखिए पूरे समूह का कितना होगा, तो 5 गुने 550 प्लस 15 गुने 450 बट्टे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 और ये 5 टोटल 20 हो जाएगा। बस कैलकुलेशन कर दीजिए यहाँ पे, तो कैलकुलेशन हो जाएगा 5 और इसमें करिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 2750 और प्लस में रहेंगे 6750 अपन आ जाएंगे 20। काटिए इसको, पहले दोनों को जोड़ लेते हैं उसके बाद काटेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितने आ जाएगा 9500 अपन आ जाएंगे 20। इसको काटिए, 2 से काटिए तो कितने आ जाएंगे 475। आंसर क्या आ रहा है 475, राइट आंसर डी बन रहा है आपका। अगला देखिए, अगर x/2 x x/3 x/4 x/6 का मान है कितना है 6 है, तो x का मान आपको बताना है कि कितना होगा। देखिए x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आइए, यहाँ पे सभी में हम कॉमन क्या कर सकते हैं 1/5 को, ठीक है। यहाँ पे बच क्या जाएगा x/2 प्लस x प्लस x/3 प्लस x/4 और प्लस x/5, ये हमने क्यों करा, इक्वल में 6 होगा, सभी का मान दे रखा है 1/5 इस कारण किया क्योंकि सभी संख्याएं हमारे पास है ना, तो इसलिए हमने 5 से इसको डिवीजन करा है। ओके, चलिए अब इसी को सब कैलकुलेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/5 रहने देते हैं यहाँ पे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम आप बता दोगे 12 हो जाएगा, ठीक। ये 6 है दोस्तों, एलसीएम कितना होगा 12, अब 12 लेंगे तो ये 6x हो जाएगा, ये 12x हो जाएगा और ये 4x होगा और ये 3x और यहाँ पे तो ये 2x रह जाएगा, इक्वल में 6 रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 27x इक्वल 6 गुने 12 और गुने 5 हो जाएगा, ये जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, ठीक है। तो आप इसे कैलकुलेशन करिए कितने आ जाएंगे, 3 से काटिए, 3 से 9 टाइम में, 3 से काटिए 2 टाइम में, 9 से 3 से काटिए 3 टाइम में, 3 से काटिए 4 टाइम में, यानी कितने आ जाए आपके पास, तो आप बता दोगे ये 8×5=40 और अपॉन में 3 आ जाएंगे, 40/3 आ गए। तो आंसर क्या बना हमारा, x की वैल्यू 40/3 दिख रहे होंगे आपके, राइट आंसर ऑप्शन बी दिख रहा है ना। तो आंसर कौन से बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी 40/3। कह रहा है का कि एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है, बताइए किस शहर में स्थित है, तो आप बताइएगा यह जो है श्रीनगर में। आंसर डी बताइएगा किस शहर में, श्रीनगर में। लाल बाग कहाँ पे है दोस्तों, बेंगलुरु में है। शालीमार बाग कहाँ है, श्रीनगर में है। बुद्ध जयंती पार्क कहाँ है, नई दिल्ली में है। वृंदावन गार्डन कहाँ है, मैसूर में है। अमृत उद्यान कहाँ है, नई दिल्ली में। रॉक गार्डन कहाँ है, चंडीगढ़ में। निशांत बाग कहाँ है, श्रीनगर में। सिकंदर बाग कहाँ है, लखनऊ में। आपको बताना है अल्फ्रेड पार्क किस राज्य में है, अल्फ्रेड पार्क, है ना। अगला देखिए, हुमायूंनामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है, यह पुस्तक किसने लिखी है। हुमायूंनामा का लेखक कौन है, तो आप बता देंगे गुलबदन बेगम लिखी है, करेक्ट आंसर सी बताइए, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। गुलबदन बेगम हुमायूं की क्या थी, बहन थी। जहांदार बेगम औरंगजेब की बहन थी। अगला देखिएगा तो नीचे दी गई दो संख्याएं हैं, ना कि अंकों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, ये हमें बतानी है, कौन सा सही नहीं होगा, है ना। 9 और 2 को, है ना, कौन सा सही नहीं होगा, आइए देख लेते हैं हम लोग। मतलब कि इसमें सभी बाकी सभी सही होंगे, तभी तो कह रहा है कि कौन सा सही नहीं होगा। तो आप ऑप्शन यहाँ पे उठाइएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को जो है प्रश्न संख्या जो है 9 और 2 को बदलना है। यहाँ पे जैसे 9 है तो इसको आपको 2 कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे भी 9 होगा तो वहाँ पे 2 कर लेनी है, ऐसा तो है नहीं। 2 को यहाँ पे 9 कर लेनी है, ठीक है। इसको 9 कर लेंगे, बस अभी इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके अपॉन 3 आ जाएंगे, है ना। अपॉन 3 और प्लस में 9 रहेंगे और माइनस में 4, इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे 5.67, क्योंकि ये रेशियो में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये तो आएगा ही नहीं कन्फर्म।
तो इसलिए मेरा आंसर डी बन जाएगा। अगला देखिए कह रहा है 5 व्यक्ति जो एलिस, बॉब, कैरोल, डेव और एमा एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बॉब और कैरोल के बीच में डेव बैठा है, ठीक है। एमा एलिस की बाईं ओर बैठी है। एलिस और कैरोल पड़ोसी नहीं है। कैरोल के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है या बैठी है ये आपको बतानी है। आइए यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम को बनाते हैं और देखते हैं कौन बैठा हुआ है। टोटल व्यक्तियों की संख्या 5 है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। यहाँ पे एमा को बैठाते हैं, एमा, और यहाँ पे कौन है, एलिस है, एलिस, ठीक। एमा, एलिस, और यहाँ पे है बॉब है, ठीक है। बॉब के बाद यहाँ पे कौन है दोस्तों, तो डेव है, और डेव के बाद एक ही बच गया, कैरोल, कैरोल है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कैरोल के ठीक दाईं ओर, कैरोल यहाँ पे है, देख रहे हैं ना, कैरोल के ठीक दाईं ओर कौन है, तो एमा बैठा हुआ है। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बता दीजिएगा। देखिए कह रहा है हमारे पास कथन और धारणाएं है, ये कथन को हम लोग रीड करते हैं। कथन कह रहा है क्या कि पिछले वर्ष में पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो है शुरू किए हैं। धारणाएं क्या है कि पहला धारणा कह रहा है कि पुणे विश्वविद्यालय का मानना है कि व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य मुहैया कराती है। दूसरा है कि पुणे विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य को लेकर सचेत है। तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे कि धारणा जो है 1 और 2 दोनों ही निहित है इसमें। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका। देखिए अगला कह रहा है कि 4 प्रकाशन सूचीबद्ध किए गए हैं जिसमें 3 किसी तरह समान है, एक अलग है। बताइए इसमें कौन सबसे अलग, तो आप देख रहे होंगे इसमें दोस्तों, इसमें बी सबसे अलग है। क्यों, तो बी आप देखिए इंडिया टुडे, इंडिया टुडे जो है, द इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सभी क्या है, दैनिक समाचार पत्र है, जबकि इंडिया टुडे एक क्या है, मासिक पत्रिका है। तो इसलिए आंसर बनेगा बी करेक्ट आंसर। अब देखिए चर्च ईसाइयों से है, उसी तरह आपको बताना है सिना सिनागो, सिनागो जो है वह किससे संबंधित है, सिनागो जो है ये किससे संबंधित है दोस्तों, सिनागियो, सिनागियो किससे संबंधित है, तो आंसर बताइएगा सिनागियो जो संबंधित है यहूदियों से। आंसर ये बताइएगा यहूदियों से है। देखिए तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है क्या कहलाती है, वह कहलाती है दोस्तों समस्थानिक। आंसर ये बनेगा, क्या कहलाती है, समस्थानिक कहलाती है। आपको पता है पोलोनियम सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अयस्कों का भर्जन क्यों किया जाता है, अयस्कों का जो है वर्जन क्यों किया जाता है, तो अयस्कों का वर्जन सल्फर निकालने के लिए किया जाता है। आंसर बी बनेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स से निकलने वाली डैश गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है, बताइए कौन सी है, तो आंसर बताएंगे वह है क्लोरीन। करेक्ट आंसर बी बताइएगा, क्लोरीन। देखिए कह रहा है ग्रेफाइट परमाणु में जो है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, बताएंगे 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। कह रहा है आवर्त सारणी में किसी समूह के नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है, कौन सा गुण नहीं बदलेगा बताइए, तो आप बताएंगे इसमें जो गुण नहीं बदलता इसका नाम है संयोजकता। आंसर बी होगा। बताइए बड़े पौधे और पेड़ों के कठोर तने में उत्पन्न होने वाली गैसीय अवशिष्ट उत्पाद पौधे द्वारा कैसे निष्कासित किए जाते हैं, कैसे उसको निकाले जाते हैं, तो आप बताएंगे उसे जो है वातरंधों के माध्यम से निकाले जाते हैं, है ना। आंसर ये बताइएगा वातरंधों के माध्यम से निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, कह रहा निम्नलिखित में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है, किसे जो है भूख हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है और भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडार में वृद्धि करता है। तो यह कौन है बताइए, तो आप बता देंगे ग्रेलिन है। कौन है सर, ग्रेलिन। आंसर सी बताएंगे ग्रेलिन। ग्रेलिन या फिर हंगर हार्मोन एक जो है पेंटाइड हार्मोन है, इसे कह सकते हैं आप। अगला देखिए क्रोमैग्नॉन मुख्यतः क्या थे, क्रोमैग्नॉन क्या थे मुख्यतः, तो आप आंसर बताइएगा मांसाहारी थे। करेक्ट आंसर सी बताइएगा मांसाहारी। कॉस 37 डिग्री इंटू सेक 143 डिग्री प्लस साइन 34 डिग्री
कॉसेक 146 डिग्री का आपको मान बताना है कि कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो आइए हम लोग यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि cos 37 डिग्री इंटू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे इंटू सेक लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों। सेक जो है सेक 180 माइनस 37 लिख सकते हैं, सेक 143 को इतना लिख सकते हैं ना, ठीक है। प्लस में आप लिखोगे प्लस साइन 34 डिग्री, ठीक है, इंटू आप लिख सकते हैं कॉसेक लिखेंगे आप 180, कॉसेक 180 माइनस 34 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि 146 डिग्री लिखा हुआ है तो इतना लिख सकते हैं हम। चलिए आगे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा कॉस हो जाएगा 37 डिग्री इंटू माइनस में हो जाएगा आपके पास सेक 37 डिग्री, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा साइन 34 डिग्री होगा, और कॉसेक हो जाएगा कितना दोस्तों, तो आप बता देंगे कॉसेक भी 34 डिग्री हो जाएगा, है ना यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, तो आप बता देंगे कॉस 37 डिग्री अपॉन में आ जाएगा कॉस 37 डिग्री आएगा ना, और प्लस में रहेगा आपके पास साइन 34 डिग्री अपॉन में आ जाएगा साइन 34 डिग्री होगा। चलिए इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस में काटिएगा तो -1 और प्लस में ये 1, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, यानी वैल्यू क्या आ गया 0। आंसर क्या बन जाएगा आपके, राइट आंसर ऑप्शन डी बता दीजिएगा 0। कह रहा है कि किसी वर्ग के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, हमें बतानी है। तो आइए यहाँ पे अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल को फाइंड कर लेते हैं क्या होगा। देखिए पहले तो हमें इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेना होगा कि अंतःवृत्त और परिवृत्त क्या होगा। पहले तो हम यहाँ पे एक वर्ग बना लेते हैं, एक अंतःवृत्त बना लीजिए। अंतःवृत्त कहने का मतलब कि ये सभी को टच करते हुए दोस्तों, ठीक है, ये सभी भुजाओं को टच करते हुए ऐसे बनी हुई है, ठीक है, और दूसरी जो है ऐसी है परिवृत्त, सभी भुजाओं को टच करते हुए। अब हमें बतानी है कि इन दोनों जो है वृत्तों की क्षेत्रफल हमें निकाला, अंतःवृत्त और परिवृत्त का। तो हम मान लेते हैं वर्ग की भुजा क्या है, ए है, ठीक है। जब वर्ग की भुजा ए मान लीजिएगा तो यहाँ से आप इसका ये निकाल लीजिएगा विकर्ण। जब विकर्ण निकल जाएगा मतलब क्या कहेंगे कि बड़े वाला का हमारे पास क्या निकल गया, तो बड़े वाला का हमारे पास डायमीटर निकल गया, मतलब व्यास निकल गया, ठीक। चलिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, और छोटे वाले के लिए भुजा जो होगा वो इसका डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो हमें पहले वर्ग का भुजा दे रखा है, इसका विकर्ण हो जाएगा √2 इंटू साइड हो जाएगा, मतलब कि ये बड़े वाला का डायमीटर हो जाएगा। सीधे यहाँ पे कैपिटल डी लिख लीजिए और यहाँ पे स्मॉल डी लिखिए। स्मॉल डी कहने का मतलब है कि डायमीटर है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है ना, और यहाँ पे बड़े वाला का डायमीटर है। जब दोनों का डायमीटर निकलेगा तो दोनों का हम यहाँ पे निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। तो इसका हाफ ऑफ कर लोगे तो a अपॉन हाफ हो जाएगा, और इसका लिखोगे तो √2a अपॉन हाफ हो जाएगा, ठीक है। बस अब दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ पे दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। बस आर तो अब निकल ही चुका हमारे पास दोनों। चलिए पाई यहाँ पे लिखते हैं, पाई दोनों का कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे a अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और रेशियो है पाई इंटू आप लिखोगे a अपॉन √2 कैसे आ गया, तो ये भी अब बता रहे हैं दोस्तों। देखिए हमारे पास क्या था, तो अब बताएंगे √2a है अपॉन में 2 था, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं √2a और अपॉन में 2 है तो इसे √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो √2 से √2 कैंसिल हुआ तो बच गया ना √2। 2 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा दोस्तों। तो इस कारण जो है यहाँ पे हमने ये करा, ठीक है। तो अब ये जो हम स्क्वायर करोगे तो ये पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ए स्क्वायर आ गया अपॉन में 4 आ गया, रेशियो में आप देखो ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, इसको इसे काटो और इसे काटो तो क्या आ गया 2:1 आ गया। तो आंसर हमारा क्या बना है दोस्तों, आप इसे क्योंकि हमारा ये था फ्रैक्शन में था तो क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1:2। आंसर देखिएगा कहाँ है 1:2, ऑप्शन नंबर करेक्ट ही है आपका पहला। अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न जो है सबसे छोटी है ये बतानी है। तो बहुत ही सिंपल में आप बता लोगे, सभी का वैल्यू निकाल दीजिए, नहीं तो सभी का इक्वल कर लीजिए। देखेंगे यहाँ पे 6/11 का वैल्यू आप डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा 0.54 आएगा, ठीक। फिर 13/11 को आप डिवाइड करोगे तो 0.72 आएगा, आप डिवाइड ही कर लो। 15 और 22 वाले को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.68 आएगा, ठीक है। और 19 और 36 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.52 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे
5/6 को तो 0.83 आएगा। अब खुद देख लो इसमें सबसे छोटा कौन है दोस्तों, सबसे छोटा कौन सा है, तो अब देख रहे होंगे ये वाली है, मतलब कि 19/36 सबसे छोटी है। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगुनी, 20 साल पहले पिता की आयु उसके पुत्र की तत्काल आयु से 12 गुनी थी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर हमें वर्ष में बताना है, कितना हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे हम पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु, ठीक, पुत्र की आयु x, ठीक है, और पिता की आयु 2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा 20 साल बाद 2x माइनस 20 कितना हो जा रहा है, 1/12 हो रहा है। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए तो ये 12x माइनस 12 में 2 से करोगे तो 240 इक्वल हो जाएगा 2x माइनस 20। तो ये 12 में से 2x घट जाएगा तो कितना 10x, और इधर ये जाके जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 और 2, ये प्लस में है इधर माइनस में है, तो 240 में से 220 घटेगा यानी 220 आ जाएगा। 10 से 10 कटा यानी x की वैल्यू 22 आ गई। तो पुत्र की आयु कितनी आ गई, 22 वर्ष आ गई। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर हम निकालना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 22, दोनों का डिफरेंस आप निकाल लो तो कितना 22 वर्ष आ गया। आंसर क्या बन जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन डी बताइएगा, 22 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एक निश्चित संख्या में कुछ पुरुष किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष अधिक होते तो इस कार्य को पूरा होने में 10 दिन कम लगते। तो पुरुषों की कुल संख्या हमें बतानी है कि कितनी है। पुरुषों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे, तो मैन इन टू डे इक्वल टोटल वर्क, है ना। तो आइए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मैन कितने होंगे, तो मैन हमें नहीं पता कितने और आ जाएंगे, कितने में 50 दिनों के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे x + 5 और जो मैन है उसमें और 5 व्यक्ति आ जाते हैं, तो ये कितने दिनों में, तो उसे 10 दिन पहले यानी 40 दिनों में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन करें, 0 से 0 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे बन गया 5x, और इसे आप सोल्व करें तो 4x और +20, इसे आके घटा लोगे x की वैल्यू कितना आ गया 20, यानी x की वैल्यू हमारे पास 20 आ गया। मतलब कितने आदमी थे, तो आदमी थे 20 और 5 और आ गए तो कितने हो गए 25 आ गए। लेकिन हमें बतानी है पहले वाला है पुरुषों की कुल संख्या, तो वो कितने हैं 20 है। करेक्ट आंसर ये बताइएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो आप बताइएगा लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे। आंसर ये बनेगा लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे, है ना। लाल बहादुर शास्त्री भारत की जो है द्वितीय प्रधानमंत्री थे, आपको पता है। इन्हें जो है गुदरी का लाल भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं दोस्तों, गुदरी का लाल भी कहते हैं। या जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा कौन दिए हैं, तो आप बता दोगे यह मोदी जी दिए हैं, है ना, मोदी दिए हैं, नरेंद्र मोदी जी। अगला बताइए, कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। बताइए किसका सबसे कम है, तो आप बता दोगे सबसे कम वो है अरुणाचल प्रदेश का। मतलब कि 1 किलोमीटर की एरिया में मात्र और मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे प्रश्न और तर्क दे रखा है। प्रश्न है कि क्या भारत में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तर्क कह रहा है हाँ, यह प्रदूषण के स्रोतों में से एक है और इसके कारण जो है कई बीमारियां होती है। दूसरा है नहीं, प्लास्टिक के अन्य विकल्प शायद उतने ही रंगीन हैं, आकर्षण नहीं हो, उतने रंगीन और आकर्षण नहीं हो। तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताइएगा यहाँ पे कि केवल तर्क एक सशक्त है। आंसर ये बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है कि कितनी है। त्रिभुजों की संख्या कितने हैं, तो इसे काउंट कर लेंगे दोस्तों। काउंट करिएगा, टोटल त्रिभुजों की संख्या आप बता देंगे कितने हैं। ये अभी ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए और ये 6 हो गए और ये टोटल मिलके 7 हो गए, यानी करेक्ट आंसर डी बन जाएगा 7। वेन आरेख हमें बतानी है, तो वेन आरेख क्या हो जाएगा, देखिए तैराकी, साइकिल चलाना और व्यायाम। बताइए क्या हो जाएगा, सभी तो व्यायाम ही है, तैराकी बट अलग है और साइकिल चलाना अलग है, और सभी व्यायाम। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा दोस्तों। देखिए कह रहा है आपके एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, है ना। जैसे देखिए प्रश्न x का मान क्या है, ठीक है, तो x + 2y = 6 है, 3x + 6y = 18 है। तो हमें x का वैल्यू बताना है। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे दोस्तों, यहाँ पे x की कैंसिल कर लो या फिर y को कैंसिल कर लो, कोई भी कर लो, ठीक है। तो हम इसमें करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितने हो जाएंगे 3x + 2y, मतलब दोनों पर्याप्त है तभी आप x की वैल्यू निकाल पाओगे। कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त नहीं, दोनों बल्कि अनिवार्य है तभी आप निकाल पाएंगे। तो आंसर क्या बन जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी। आइए हम लोग यहाँ पे पहले वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या वाकई में दोनों है या नहीं। 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये 6y हो जाएगा, ठीक है, इक्वल में ये हो जाएगा कितने 18,
अब देखिए यहाँ पे 3x और प्लस 6y इक्वल 18। अब देखिए दोस्तों हम माइनस माइनस माइनस, तो ये तीनों कट रहा है, मतलब कि हमें दोनों में से कोई नहीं चाहिए। आंसर डी बन गया। देख रहे हैं दोस्तों, एक निकल रहा था बट नहीं, हमें लगा कि इसका आंसर बनेगा, लेकिन सभी कट रहा है ना, सभी कट रहा है मतलब जीरो आंसर आ गया। तो जीरो तो है नहीं, एक्स की वैल्यू हमें कोई तो निकालनी होगी, तो इसलिए ना तो एक और ना ही दो अनुसरण कर रहा है इसमें। अब देखिए कह रहा है गेस्ट को लिखा गया है, जी का वैल्यू 7 होता है, 2 बढ़ा के लिखा गया। इसका 21 होता है, 2 घटा के लिखा गया। इसका 5 होता है, 2 बढ़ा के, मतलब एक बार में 2 बढ़ा रहा है, 2 घटा रहा है, 2 बढ़ा रहा है, 2 घटा रहा है। तो पहले आप करेंगे कि 8 का 8 होता है एच का वैल्यू, तो 2 क्या करना है यहाँ पे, तो देख रहे हैं पहले बढ़ा था, तो यानी क्या होना चाहिए, तो 8 से 10 होना चाहिए, पहले बढ़ना चाहिए फिर घटना चाहिए। तो 15 होता है, 15 से 2 घटाइए तो 13 होना चाहिए। देखिए कौन है, तो ऑप्शन नंबर एक ही दो दिख रहा है आपको, डी और ए दिख रहा है। चलिए आगे देखेंगे। यू का वैल्यू 21 होता है, 21 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना 23 होता है। अभी आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है और वो ऑप्शन दिख रहा है राइट आंसर डी दिख रहा है। कह रहा है कि ऑटोसोम में क्या होता है, ऑटोसोम में होता है क्या है बताइए। तो ऑटोसोम में होता है दोस्तों, लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र होता है। करेक्ट आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर सी होता है। गुणसूत्र सामान्य रूप से मनुष्य में दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम 22 जोड़े के होते हैं और एलोसोम्स 1 जोड़े के होते हैं। देखिए कह रहा है वसा पाचन एंजाइमों को कहते हैं, क्या कहते हैं, वसा जो है पाचक एंजाइमों को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग लाइपेज। आंसर सी बनेगा, लाइपेज कहते हैं। हृदय स्पंदन की दर का बढ़ना, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना तथा मूत्राशय का जो है शिथिलन किसकी प्रेरणा से होता है, किसकी प्रेरणा से होता है, तो आंसर बताएंगे यह जो है अनुकंपित अनुकंपित तंत्रिका तंत्र से होता है। आंसर बी बताइएगा, अनुकंपित तंत्रिका तंत्र से होता है। कह रहा है कि पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित उस हार्मोन को पहचाने जो जानवरों में प्रसव के दौरान गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों के सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है, वो कौन सा है, तो आप आंसर बताएंगे ऑक्सीटोसिन है। कौन सी ऑक्सीटोसिन, आंसर बी बताइएगा। जीवाणुओं में श्वसन होता है, जीवाणुओं में श्वसन होता है, प्लाज्मा झिल्ली में होता है। आंसर बी बताएंगे आप। फ्लोएम में भोजन की दिशा क्या होती है, फ्लोएम में भोजन की दिशा होती है द्विदिशात्मक होती है, द्विदिशात्मक होती है। आंसर ए बताएंगे आप, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य मस्तिष्क कहाँ स्थित है, मध्य मस्तिष्क बताइए कहाँ पे स्थित है, तो आप बता दीजिएगा कि ये हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में है। करेक्ट आंसर सी बताइएगा, हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो कह रहा है क्या यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन बी। करेक्ट आंसर ए बताइएगा, विटामिन बी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। ईस्ट के द्वारा जो शर्करा के विलय का जो किण्वीकरण किया जाता है जिसमें एथिल अल्कोहल बनता है। अगला क्वेश्चन दिखाइएगा आप, तो देख रहे हैं कि एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या का 3/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है, तो पहली संख्या हमें ज्ञात करनी है, क्या होगी। आइए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगी संख्या। देखिए कह रहा है ना यहाँ पे कि हमारा दो संख्या है और एक एक्स है और दूसरी वाई है, तो कह रहा है एक्स अपॉन 4 हो जाती है, तो क्या हो रहा है कि 3y/8 हो जाती है। ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तब इसको लिख ले हम 8x इक्वल हो जाएगा। अब बताओगे 12y होगा, ठीक है। 4 से काटो 2 टाइम, 4 से काटो 3, यानी कितने हो जाएंगे, तो अब बता दो कि यहाँ पे 2x इक्वल हो जाएगा 3y हो जाएंगे, ये होंगे ना। तो इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं दोस्तों। 2x बराबर कितने, 3y। अब देखिए पुनः प्रश्न से हमारा बोल रहा है क्या कि x में कितना 30 ऐड करने पे y जो है 6 गुना हो जाता है, y कितने 6 गुना हो जाता है, ठीक। अब यहाँ से लिखेंगे कि x प्लस 30 है ना, y की वैल्यू अभी लिख सकते हैं हम लोग 3y बराबर 2x है, तो आप y बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 4x, ठीक। अब देखिएगा तो यहाँ पे इसमें से घटा लेंगे तो आपके पास 3x इक्वल कितना हो जाएगा 30, यानी x की वैल्यू आप लिख लोगे कितने 10 आ गए, x की वैल्यू 10 आ गई, यानी कह सकते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहली संख्या हमारी क्या है 10 है, तो हमें पहली संख्या ही तो बतानी थी। आंसर क्या बन गई, पहली संख्या हमारी 10, आंसर सी। देखिए व्यंजक दिए है tan a अपॉन 1 माइनस cot a, प्लस दे रखा है cot a अपॉन 1 माइनस tan a को किस प्रकार लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा दोस्तों, आइए हम लोग देख लेते हैं यह किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे दोस्तों। tan a, देखिए पहले तो हम लोग लिखेंगे tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन
1 माइनस tan a। इसे अब tan को cot को चेंज करना है tan में, ठीक है दोस्तों। तो tan तो रहेगा ही रहेगा ऊपर में, ठीक है। इसे अब cot हमारे पास यहाँ पे है तो इसको हम लोग 1 अपॉन tan कर सकते हैं माइनस में, ठीक। सेम यहाँ पे भी करें, ऊपर में cot है तो 1 अपॉन tan कर लिए, ठीक। अब देखिएगा इस tan को आप ऊपर ले जाओगे तो tan स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे रहने दोगे तो tan a माइनस 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, tan माइनस 1 माइनस tan होगा। सिर्फ यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास tan a और माइनस में इंटू tan a माइनस 1 होगा, तो ऊपर में tan क्यूब a हो जाएगा माइनस a होगा ना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो tan a क्या होगा, tan a माइनस 1 होगा, और इंटू हो जाएगा आपके पास tan a स्क्वायर, क्योंकि क्यूब था, tan स्क्वायर a प्लस tan a और प्लस a अपॉन में हो जाएगा आपके पास tan a इंटू tan a माइनस 1 रहेगा, ठीक है। इसे आप नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास tan स्क्वायर a और प्लस tan a और प्लस 1 अपॉन tan मिलेगा, क्यों, क्योंकि tan a माइनस और tan a माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास tan a, ठीक। अब नेक्स्ट इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास tan a प्लस 1 प्लस cot बन जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है तो cot बनेगा, ठीक है। चलिए अब ये cot a बन गया तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस tan a और प्लस cot a लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। अब इसे आगे आप लिखेंगे तो 1 प्लस tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, ठीक है, और cot को आप लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। चलिए यहाँ से आप ले लेंगे एलसीएम तो 1 प्लस रहेगा, इसका एलसीएम लेंगे तो साइन इंटू कॉस होगा, तो ये कॉस से कॉस कटा तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1 और नीचे में रहेगा आपका साइन इंटू कॉस हो जाएगा। तो आप खुद देखो कि 1 तो रहेगा ही, और ये 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन को कोसेक लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस कॉसेक 1 प्लस कॉसेक इंटू सेक, ये लिखेंगे क्या, बिल्कुल ये लिखेंगे। तो आंसर हमारा यही आना चाहिए। आइए देखिए कौन सा है ऑप्शन नंबर, तो आंसर आप जो देख रहे हैं ये ऑप्शन नंबर कौन सी है फुलफिल कर रही है आपकी, ऑप्शन नंबर ए, 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक। देखिएगा ये क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे, कह रहा है क्या, यदि एक घन की भुजा जो है 9√3 है तो उसके विकर्ण की लंबाई हमें बतानी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। देखिएगा कह रहा है कि घन की भुजा दे रखी है, ठीक, हमें विकर्ण की लंबाई √3 इंटू भुजा होता है, √3 इंटू भुजा होता है इक्वल 9√3 दिया है, √3 से √3 यानी एक ही वैल्यू 3 आ गया। हमें क्या बतानी थी, विकर्ण की लंबाई ही तो बतानी थी, तो विकर्ण की लंबाई कैसे फाइंड करेंगे, तो विकर्ण की लंबाई को हम फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों √3 और गुने 9√3, ठीक है, क्योंकि हमारे पास घन की भुजा है, √3 में इससे गुणा करेंगे हमारे पास तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 और 9, 9 3 27, यानी आंसर बन जाएगा सी, करेक्ट होगा यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए कह रहा है 2.1 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है, पाई का वैल्यू 22/7 का प्रयोग करना है। आइए कितना आ सकता है, आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है दोस्तों, 1000 लीटर होता है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक। देखिए कह रहा है क्या कि अर्धगोलाकार टंकी की त्रिज्या 2.1 है, टंकी का आयतन कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, यही ना होगा। चलिए यहाँ पे रखिए 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 लिखेंगे। चलिए इस डेसिमल को ब्रेक करिए तो आपके पास 10 10 और 10 आ जाएंगे, 7 से काटिए 3 टाइम में, 3 से 3 कैंसिल, और भी कटने वाला है क्या, इसको नहीं काटिए, तो आपके पास ये 21 कितने हो जाएंगे, 441 और गुन्ने ये हो जाएंगे आपके पास 44 अपॉन 1000, ठीक है। अब इसे जो है आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल आ जाएंगे आपके पास कितने, इंटू 1000 कर लेंगे, क्यों दोस्तों 1000 इस कारण किया जाएगा ना इसको, ये मीटर क्यूब में हमारा आंसर क्या है, अब देख रहे हैं मीटर है, मीटर क्यूब में 1000 से मल्टीप्लाई करके हम लीटर में लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप 1000 से 1000 कैंसिल हो गया तो मतलब 441 और 44 में गुना करिएगा, वो आंसर आपके सामने रहेगी, है ना। तो इसे कैलकुलेशन करिएगा तो 19,404 लीटर आ जाएगी, यानी आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा आपका। कह रहा है कि कल्याण ने क्रमशः 5%, 10% की दर से संयोजित 2 वर्षों के लिए जो है 12,000 का धनराशि निवेश किया है, तो 2 साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, तो आइए हम निकाल के देख लेते हैं यहाँ पे कितना होगा। देखिए कह रहा 2 सालों में कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी मान लीजिए और प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है, 5 प्लस 10 प्लस 5 गुने 10, ये भी फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पे। 0 से 0 काटी, 5 से 2 टाइम काटी, यानी कितना हो जाएगा 15 और प्लस यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15.5, 15.5 आ जाएगा। अब जो ब्याज होगा वो कितना 12,000 पे आएगा, ये गुने 12,000 कर दीजिए, ठीक है। इस डेसिमल को रिमूव करिए, 0 से 0 कटा, मतलब 200 में 155 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपके पास 200 में इससे गुणा कर देंगे, और परसेंटेज में था दोस्तों तो 2 जीरो और बढ़ा 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 12 गुने 155 करिए, तो आंसर कितने आ जाएंगे 1860 आ जाएगा। यानी आंसर हमारा क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी बनेगा। 11 सितंबर 2024 में कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, दुनिया का पहला देश बन गया है जॉर्डन बना है, आंसर डी बनेगा जॉर्डन। गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए कौन सा देश भारत के साथ सहयोग कर रहा है, कौन सा देश कर रहा है, तो आप आंसर बताएंगे वियतनाम कर रहा है, आंसर डी बनेगा वियतनाम। आइए कथन और कार्यवाही को हम लोग रीड करते हैं। कथन क्या है हमारे पास, कथन कह रहा है कि हाल ही में कंपनी एक्स द्वारा बेचे जाने वाले एक विशिष्ट उत्पाद की बिक्री में गिरावट आई, जो कंपनी के लिए काफी चिंताजनक है। कार्यवाही क्या है, कंपनी को बाजार में मौजूद अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों का समुचित अध्ययन करना चाहिए। दूसरा है वांछनीय गुणवत्ता बनाए रखते हुए उत्पाद के मूल्य में कम किया जाना चाहिए। तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताइएगा दोस्तों कि 1 और 2 दोनों संभावित कार्यवाही हो सकती है, आंसर ए बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 फरवरी 2015 को मंगलवार था तो 6 जून 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये हमें बतानी है, कौन सा दिन हो जाएगा। तो अब देखिए 3 फरवरी 2015 को मंगलवार था, ठीक है, तो 3 फरवरी से लेकर 6 जून 2015 तक का विषम संख्याओं का दिन आप निकालेंगे, टोटल 25 दिन आएगा, 25 दिन आ गए, ठीक है, और प्लस 31 और प्लस 30 और प्लस 31 और प्लस 6, ये सभी को ऐड कर देंगे तो 123 दिन आएगा। 123 को 7 से डिवाइड करिए, यानी कितना 4 से स्मॉल बचे, तो आप मंगलवार में 4 ऐड कर दो, तो मंगलवार में 4 ऐड करोगे यानी शनिवार, आंसर बताइएगा सी करेक्ट आंसर। अब बताइएगा इस आकृति का सही दर्पण में कौन सा बनेगा इमेज, बताइए कौन सा इमेज बनेगा दोस्तों, तो आप खुद देख के बताइए, इसमें देख रहे होंगे आप, तो आपका कौन सा आंसर आया, राइट आंसर आपका ए बन जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट कह रहा है यदि यहाँ पे शब्द दे रखे प्रत्येक अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों को स्थान अपवर्तित रहेगा। तो आइए हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग इसको सजाते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो इसमें ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा दोस्तों, ई आएगा, ई के बाद जी आएगा, जी के बाद एन, के बाद आर, के बाद एस, इसके बाद टी। देखिए कितना जो है अक्षर अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया है, मतलब वही रह गया है। तो आइए देख लेते हैं, ये तो चेंज कर गया, ये भी 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 चेंज कर गया, ये भी, मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं है, सभी के सभी चेंज कर गए। तो आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ऑप्शन नंबर किसी का भी नहीं। एक निश्चित कुल भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो आपको टी का वैल्यू बताना है। चलिए आइए टी का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। टी इसमें है ना दोस्तों, मतलब इसी में से कोई नंबर आने वाला है। आइए देखिए इसमें पी नहीं है, ठीक है, आप देखेंगे डी इसमें है, डी इसमें, पहले तो नंबर को पहले इसको काटिए आप, अल्फाबेट वाले को, ई काटिए, एन इसमें है, ठीक है, एन को काटिए, इसमें आई है, आई को काटिए, ठीक है, ए है, ए को काटिए, अब तो कोई नहीं है, इसमें पी बच गया, अब नंबर काटिए, इसमें आपके पास 2 है, 2 काटिए, इसमें 3 है क्या, नहीं 3 नहीं, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, यानी आंसर क्या बन गया 9, राइट आंसर ऑप्शन सी बन गया। देखिए कह रहा है कि प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है बुखार होता है, किसके कारण बुखार होता है बताइए, तो आप आंसर क्या बताएंगे, परागन, परागकण के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है बुखार होता है, तो परागकण के कारण होता है, आंसर सी बताइएगा। मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफी मात्रा में जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो आंसर क्या बताइएगा, आंसर बताइएगा हृदय और मस्तिष्क, करेक्ट आंसर सी बनेगा, हृदय और मस्तिष्क में जो है 2 अंग काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट देखिए 500 ग्राम के एक जो है मोहर बंद पैकेज का आयतन जो है 350 सेंटीमीटर क्यूब है। पैकेज के द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान क्या होगा तथा
क्या वह पानी में तैरेगा या डूबेगा? तो क्या होगा दोस्तों, आप बता देंगे यहाँ पे कि विस्थापन पानी का द्रव्यमान बराबर होगा द्रव का घनत्व गुने पैकेज का आयतन। तो वो कितना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इंटू हो जाएगा 350 सेंटीमीटर क्यूब, सीधे आ गया कितना 350 ग्राम। ठीक है, तो आप घनत्व निकालोगे तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है, यानी 500 बट्टे हो जाएगा 350, निकालो इसे काटो, 5 से 5 सत्ते 5 से 10 टाइम में, यानी कितना आ गया आपके पास दोस्तों, तो आप सीधे बोल दोगे 1.428 के करीब में आ गया। यानी आप आंसर बता सकते हो करेक्ट आंसर कि ये हो जाएगा 350 ग्राम पैकेज पानी में डूबेगा। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। ये पैकेज का घनत्व जो है 1.43 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, पानी के घनत्व 1 सेंटीमीटर पर क्यूब से अधिक है, इसलिए पानी में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। देखिएगा, कह रहा है कि 5 गुने 10 की पावर 14 आवृत्ति का प्रकाश एक द्रव से गुजरता है तो द्रव की उसकी तरंग दैर्घ्य 450 गुने 10 की पावर 9 मीटर है मापी जाती है, तो द्रव का अपवर्तनांक आपको बताना है कितने हो जाएंगे। तो आपको अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग होता है ना। तो बस यहाँ पे रखिए 3 गुने 10 की पावर 8 निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, अपॉन में रखेंगे 5 गुने 10 की पावर 14 और गुने यहाँ पे आइए इसे सॉल्व भी कर देते हैं। देखिए 3 गुने 10 के पावर 8 होगा, अपॉन में आप लिखेंगे कितना 5 गुने 10 के पावर 14 होगा। ठीक है, गुने में हो जाएगा 450 और गुने 10 के पावर -9 होगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 1.33 आ जाएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व करिएगा तो 1.33, चलिए इसे आप सॉल्व भी कर देते हैं दोस्तों। देखिए आप इसे लिखिए 3 इंटू 10⁸ होगा। ठीक, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आप खुद देखिए ये और ये, ठीक है 5 गुने 450। ठीक, अब देखिए ये 9 है, यहाँ पे 14 है, तो कितने हो जाएंगे, आप खुद देखो 14 में से 9 घट गया तो 10 की पावर 5 बच गए। ठीक है, तो आंसर कितना अब तो बता दोगे दोस्तों, यहाँ पे आप तो इजी में बता दोगे 3 गुने 10 की पावर 8 बटे में हो जाएगा 5 गुने, क्योंकि 8 है यहाँ पे 5 है तो पूरे 3 से उसका कट जाएगा। ठीक है, तो इसके पास 3 ही बच गया, 8 नहीं बल्कि यहाँ पे 3 बच गया, 8 थे या 5 थे, ये तो 5 से इसके बाद कट गया तो इसके पास 3 बच गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने 10 की पावर 3 और 5 गुने 450, 450 लिखेंगे ना। ठीक है, अब इसे आप कैलकुलेट कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 3 है मतलब 3000 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन में हो जाएगा 5 गुने 450 कर दोगे। अब इसे आप 5 गुने 450 अभी से तो डिवाइड कर ही सकते हो, तो आपके पास 1.33 आ जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। कह रहा है कि एक चालक तार में जो है 45 कूलम का आवेश 1 घंटा में 45 मिनट एक समान रूप से प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का परिमाण जो होगा क्या होगा, ये हमें बताना है। विद्युत धारा का परिमाण जो होता है वो क्या होता है, तो आप बताएंगे आई इक्वल क्यू अपन टी होता है ना, आई इक्वल क्यू अपन टी होता है। तो 45 बट्टे हम रखेंगे 45 बट्टे 1 घंटे प्लस 45 मिनट, तो इसे आप घंटा को हम क्या करते हैं सेकंड में चेंज करते हैं, तो 60 गुने 60 हो जाएगा और प्लस 45 गुने 60 ये भी सेकंड में चेंज कर लेंगे। ये यहाँ पे करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा कि 45 बट्टे 1 आवर और प्लस 45 आवर। ठीक, अब इसे आप चेंज करोगे तो 45 ये 60 इंटू 60 होगा प्लस ये 45 इंटू 60 होगा, सभी सेकंड में आ गए। 45 ओपन हो जाएगा 3600 प्लस 2700, इसे आप आगे कैलकुलेट करोगे तो 45 ओपन आ जाएगा 63 एम्पियर आ जाएगा। कितना हमारा एम्पियर आ गया, तो इस एम्पियर को हम लोग क्या कर सकते हैं कि 45 ओपन 6.3 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। इक्वल में हम लिखेंगे इसे कि 7.14 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा, यानी 7.14 एम्पियर आप बोल सकते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या दो प्रतिरोध R और 2R एक वैद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जुड़े हैं, R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा हमें बताना है। तो प्रतिरोध के समानांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा, R मान वाले प्रतिरोध H ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इक्वल कितना हो V स्क्वायर अपॉन R इंटू हो जाएगा T, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। और 2R के लिए, ये तो हमारा था R के लिए, अब 2R के लिए आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा H2 यदि आप फाइंड करते हैं तो V स्क्वायर अपॉन
यहाँ पे 2r इंटू टी होगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारा। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम अनुसार में रखते हैं, दोनों को आप फ्रैक्शन में कर लो, सीधे यहीं पे फ्रैक्शन में कर लो। तो क्या क्या कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, ये तो ऊपर चला जाएगा, इससे भी से भी कैंसिल कर दो, टी से टी आपका कट जाएगा, ये ऊपर आ गया यानी 2:1 आ जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 2:1 यानी आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यहाँ पे एक शक्ति संप्रेषण लाइन अपचाई ट्रांसफार्मर में इसकी प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं और 2300 वोल्ट पर शक्ति निवेशित करती है, तो 230 वोल्ट की निर्गत शक्ति प्राप्त करने के लिए द्वितीयक में कितने फेरे होने चाहिए, द्वितीयक में कितने फेरे होने चाहिए। देखिए यहाँ पे विभवांतर हमारे पास दे रखे हैं कितने, तो हम बताएंगे। विभवांतर जो दे रखे हैं वो दे रखा हमारा 2300 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। और फेरों की संख्या कितना दे रखा है, तो आप बता देंगे फेरों की संख्या 4000 दे रखा है, ठीक। अब देखिए जो द्वितीय, ये प्राथमिक कुंडली था, अब द्वितीय कुंडली में आएंगे तो हमारे पास विभवांतर जो था वो कितना 230 वोल्ट है ना, और फेरों की संख्या हमें बतानी है, फेरों की संख्या जो है कितना है NS है, ठीक है। तब दोनों को इक्वल में रख लेंगे हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा NS फाइंड कर सकते हैं, NS इक्वल यहाँ पे लिख सकते हैं 230 गुने 4000 अपॉन में हो जाएगा आपके पास 2300, इस दो जीरो काटी, 23 से काटी 10 में यानी कितना हो जाएगा 400। आंसर क्या बताएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए कह रहा है अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 और बना रहा है 2HCl प्लस S में कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक इसमें कौन है, तो आप बता देंगे क्लोरीन है, Cl है यहाँ पे। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। वह पदार्थ है जिसका अपना जो है अवकरण होता है लेकिन वह दूसरे का ऑक्सीकरण करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ एक मेज बेचता है और 70% लाभ अर्जित करता है। यदि उस मेज को 50% छूट पर बेचता है तो उसका नया लाभ प्रतिशत कितना होता है, ये हमें बतानी है। तो नया लाभ प्रतिशत कितना हो जाता है दोस्तों उसका, तो ये हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, नया लाभ उसका क्या बन जाता है। देखिए पहले तो था क्या, इसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। पहले ये क्या करेगा, कॉस्ट प्राइस में डिस्काउंट देगा, तो 100 में से डिस्काउंट जो भी दिया हो और वो जो मार्क प्राइस पे उसको प्रॉफिट आएगा, तो 100 और प्लस जो भी प्रॉफिट आया उसका, ठीक। अब जो हमें कॉस्ट प्राइस पे जो डिस्काउंट दिया है वो कितना दिया है 25%, यानी कितना हो जाएगा 75 और प्रॉफिट कितना कमाया है 70, यानी कितने 170। अब खुद देखो कि कॉस्ट प्राइस इतना है और मार्क प्राइस इतने हैं मेरे, ठीक है। जब कॉस्ट और मार्क प्राइस निकल गए तो 50% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य कितने हो जाएंगे, तो आप खुद बता दो कि 170 गुने 170 आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये कहने का मतलब कि x लिखा हुआ है ना, 170 x, ये 50% छूट देने के बाद 170 x गुने हो जाएगा आपके कितना, तो 100 में से 50 घटा दोगे तो 50 अपन कितने हो जाएंगे 100, इसे काटिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा यानी 17 25 85 कितने आ जाएंगे 85 आ जाएंगे किस पे, तो आप बताओगे 50% छूट पे आएंगे, ठीक है। तब अभिष्ट लाभ जो होगा वो कितना होगा 85 में से 75 आप घटा दोगे, अपॉन में 75 इंटू 100 लिखोगे, ठीक है। तो इसमें से घटाओगे कितना आ जाएगा 10x ओपन हो जाएगा 75x, x कैंसिल, यहाँ पे 100 है, ठीक है। इसे काटिए 25 से काट सकते हैं 3 और 25 से 4 मतलब 40 ओपन 3 आ जाएगा, 40 ओपन 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 13 3 40 और 1 40। ऑप्शन नंबर क्या बताएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी बताएंगे आप। कह रहा है इसमें क्वेश्चन, एक वस्तु के अंकित मूल्य जो है 450 है, उसे 20% की बट्टा पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/5 गुना हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताना है कितना होगा। तो आइए हम लोग वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस जो है आपके 450 और गुने 80/100 होगा, इसे काटिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा यानी कितना हो जाएगा 360 रुपया। तो आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे, कॉस्ट प्राइस बराबर कितना होगा 360 अपॉन 1.5 गुने है, इसको हटाओ डेसिमल 15 से काटो तो कितने हो जाएंगे आपके पास 240 रुपये हो जाएंगे कॉस्ट प्राइस। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। अब देखिए 6 और 54 का मध्य अनुपाती बताना है, 6 और 54 का कितना होता है √a भी होता है, तो रूट 6 और गुने 54 तो कितना हो जाएगा, आप खुद इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप देखिए इसका लिखोगे 2 और गुने 3 और इसका लिखोगे 9 और गुने 6, ये भी लिख सकते हैं।
यहाँ पे भी ई से हम 6 लिख सकते हैं, तो 6 और 6 से निकल गया, 9 से 9 निकल गया, 9 से निकलेगा तो 3 और 6 1 निकल गया, 6 3 18, यानी आंसर क्या बन जाएगा बी। देखिए tan थीटा बराबर 8/15 दे रखा है, तो हमें बताना है कि √1 माइनस साइन और प्लस में 1 प्लस साइन का वैल्यू बताना है। तो आप देखिए ये होता है p बाई बी का वैल्यू, ठीक है। तो आपको h का वैल्यू निकालना है, तो h की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 225 और प्लस 64 कितने हो जाएंगे 9 8 और 2 यानी कितने 17। हमारे पास आ गए हैं h की वैल्यू 70, तो 1 माइनस p कितने हैं आपके पास, तो p 8 है और 17 आ गए अपॉन 1 प्लस आप लिखोगे 8 अपॉन 17, बस ऊपर में माइनस करना नीचे में ऐड करना है। तो एलसीएम ले लीजिए 17 और प्लस यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे ये आ गया 25/17 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे करोगे तो 17 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपके पास 17 में से 8 गया तो 9 बच गया, ठीक है। और अपॉन में 17, ठीक है, और गुन्ने में ये बच जाएगा आपके पास 17/25 बच जाएगा, इसे कैंसिल करोगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपके पास कितने आ गए रूट ओवर में आए, तो 9 का क्या होता है 3 होता है, 25 का 5 होता है, यानी कितने आ गए 3/5 आ गए। आंसर क्या बताएगा, राइट आंसर बी बन जाएगा। यहाँ पे कह रहा है यदि एक आदमी का कार्य जो है 10 दिनों में पूरा हो सकता है, तो उसी कार्य को एक महिला 8 दिनों में पूरा करती है, तो वे साथ मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये हमें बतानी है। तो मैन जो है वो 10 दिनों में करते हैं, वोमेन जो है 8 दिनों में करते हैं, दोनों का रेशियो आप निकालोगे तो 40 आ जाएगा, ये 4 दिनों में और ये 5 दिनों में। अब देखिए कार्य क्षमता कार्य बटे क्षमता हुए, टोटल कार्य कितना है 40 और क्षमता लिख देंगे 4 और 5 9, तो 40/9 लिख देंगे यहाँ पे, तो यानी आंसर हमारा बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा करेक्ट आंसर। तैयार है कि द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी शेन वॉटसन है। द विनर्स माइंडसेट के लेखक कौन है, शेन वॉटसन, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है दोस्तों। देखिए 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सीनेफ सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है, पहली भारतीय फिल्म कौन सी है, तो आप बताएंगे सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो, आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए बताएंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न वाचक के स्थान पे क्या आना चाहिए, ये आपको बतानी है। तो क्या आना चाहिए दोस्तों, 16 से 19 3 बढ़ा, यहाँ से कितना बढ़ा, यहाँ से कितना, यहाँ से कितना बढ़ा, तो आप देखेंगे यहाँ से 3 बढ़ा, यहाँ से 6 बढ़ा, यहाँ से 9 बढ़ा, यहाँ से 12 बढ़ा, तो यहाँ से 15 ही बनेगा, यानी कितना आ जाएगा 61। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। देखिए यहाँ पे दिया गया समूह जो एक अलग है वो कौन सा अलग है, ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें सभी से अलग कौन है, ये 16 2 18, ठीक है, ये 13 2 15, ये 2 और 4, ये 7 और 2 9 आना चाहिए, तो 10 आ गए, सबसे अलग यहीं पे दिख गया, राइट आंसर डी बन गया। देखिए इसमें बताना है आपको कौन सी आगे आने वाली श्रृंखला है, तो आप देखिए ये 10 दोनों अपोजिट है, ये फिर एक ही साथ आ गया, ये जस्ट अपोजिट एक ही साथ आ गया, तो जस्ट अपोजिट वाला आएगा, ये तो कंफर्म है कि ये नहीं होगा, ना ही ये होगा, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन डी होगा, तो बताइए इसमें कौन सा होगा। देखिएगा यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि अपोजिट वाले में आप खुद देखिए यहाँ पे ये दोनों स्पेस से हुआ, ठीक है, ये दोनों इसके एंगल से हुआ है, तो हमें भी चाहिए स्पेस वाला नहीं बल्कि एंगल वाला चाहिए, तो आंसर क्या दिख रहा है, राइट आंसर डी बन रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करना है जो आगे आने वाली है। 3 से 6 कितना इंक्रीज किया, आप खुद कहोगे कि इसमें 3 को 3 से गुणा किए 9 आ गया, 9 में से 3 घटा दीजिए 6, सेम यहाँ पे वही कंडीशन कर देंगे, 3 से गुणा करके फिर 3 घटा दीजिए, फिर 3 से गुणा करके 3 से गुणा करके 3 घटा दीजिए, ऐसे करेंगे तो आपके पास कितने हो जाए, 3 से गुणा करके 3 घटा दीजिए 366 आएगा, आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर डी बन जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए कह रहा है कि 7 से यहाँ पे क्या आएगा, 15 से 100 150 150, तो 18 से 234 आया। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि 15 से 150 कैसे है, तो आप कहोगे 15 और गुन्ने यहाँ पे लिखेंगे 15 और -5 लिखेंगे, मतलब क्या हो गया 10 और 15 में गुणा करेंगे तो 150 आ गया हमारे पास, ठीक है। सेम यहाँ पे 18 का करिए, तो 18 और गुन्ने यहाँ पे लिखेंगे 18 और माइनस लिखेंगे 5, 18 - 5 13 और 18 5 में करेंगे तो आपके आ जाएंगे इतना, तो सेम यहाँ पे वही करना है, 7 और गुन्ने 7 - 5, मतलब कि 7 में 2 घटाओगे तो 2 और 7 दूना 14, यानी आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर बी। तो आशा दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।